नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में आहार का महत्व क्यों है और क्या है आहार। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे तन और मन। क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं हमारे शरीर की जो बनावट है, संरचना है, वो वैसी ही बन जाती है। यही सिद्धांत पशुओं पर भी, जानवरों पर भी लागू होता है। लेकिन प्राणी जगत का जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? वो वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। तो आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र मंडी से डॉक्टर वरिज वनिता जी खास तौर पर उपस्थित हुई हैं। इन्हीं से हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि पशुओं में संतुलित आहार क्या है। डॉक्टर वनिज, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में जो संतुलित आहार है वो क्या होता है और इसका क्यों महत्व है? तो संतुलित आहार वह आहार होता है जो पशु की व्यवस्था एवं उसकी उत्पादनशीलता के आधार पर कुछ एक आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए इस आहार को दिया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि, जल इत्यादि ऐसे बड़े सारे आवश्यक तत्व होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे पशुओं को होती है। इन्हें ही हम पोषक तत्व भी कहते हैं। और इनका महत्व मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगी कि यदि ये पोषक तत्व हमारे जानवरों को ना मिलें और कम रहें या आहार संतुलित ना हो तो हमारे जानवरों में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए देना जरूरी है ये। हाँ जी। पशु में आहार क्यों देना जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। हाँ जी। और संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। आहार तो जैसे गांव का एक किसान जिसने वैज्ञानिक पढ़ाई नहीं की वो भी दे रहे हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहीं सुना होगा कि जो लोकल अवेलेबल खल है वो दे दी, या फिर जो चारा वो उगा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वही वो देते हैं। लेकिन संतुलित आहार में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से आपने अपने पशुओं का पालन पोषण करना है। वही मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब तक किसी पशुपालक को ये नहीं पता होगा कि संतुलित आहार की परिभाषा क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना चारा होना चाहिए, कितनी खल होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, वो जो सब चीज़ें होती है, जब तक वो नहीं पता होगा कि संतुलित क्या है तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार ही है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों को। जी। तो यदि संतुलित आहार पशुओं को ना दिया जाए तो उन्हें कुपोषण हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की समस्याएं आती हैं। जिनमें से एक है कि आपकी जो भी हीफर है, यानी कि जिसको बछड़ा या बछड़ी कहते हैं, वो देरी से वयस्क होते हैं। देरी से वयस्क होंगे तो आपको देरी से ही आगे जाके उनसे उत्पादकता मिलेगी। इसके साथ ही साथ कई बार गर्भ धारण में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पाई गई हैं कि जो जानवर हैं जिनको संतुलित आहार नहीं मिलता वो टाइम पे हीट पे नहीं आते हैं। हीट में नहीं पे आएंगे तो उस वजह से कई बार गर्भ धारण नहीं हो पाता और गाय बांझ हो जाती हैं। या फिर यदि अगर उनमें गर्भ धारण हो भी जाता है तो गर्भपात के बहुत चांसेस रहते हैं। और यदि गर्भ धारण होकर वो लास्ट टर्म तक पहुंच भी गया तो बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। जो जानवर हम लोग जैसे कि कुछ ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यदि उनको संतुलित आहार ना मिले तो उनकी कार्य क्षमता में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। इस तरह से बड़े सारी प्रॉब्लम्स उनमें पाई जाती हैं। जो हमारे ब्रीडिंग बुल्स हैं उनमें शुक्राणु जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो संतुलित आहार की वजह से हमारा गर्भधारण में, उसकी स्वास्थ्य में, उसकी दूध की उत्पादकता में, वृद्धि में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। डॉक्टर ब्रिज, फिर अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम संतुलित आहार की बात कर रहे हैं तो संतुलित आहार की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं फिर? जी। तो संतुलित जो आहार है उसे हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। जो प्रथम श्रेणी है उसे हम कहेंगे निर्वाह आहार, और जो दूसरी है उसे हम कहेंगे उत्पादन आहार। जैसे कि निर्वाह आहार आप पहचान ही रहे होंगे, जैसे मैं बता रही हूँ, जीवन यापन के लिए जो आहार चाहिए। चाहे आपका पशु दूध का उत्पादन करे या ना करे, उसकी कुछ एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो उसे करनी पड़ती हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि सांस लेना, रक्त का संचारण, जुगाली करना। तो इन सब चीज़ों के लिए जिस आहार की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं निर्वाह आहार। आप हमारे दर्शकों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन्हें आसान भाषा में भी समझा सकती हैं, क्योंकि कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि निर्वाह चीज़ क्या होती है। तो मैं आसान भाषा में ऐसे समझाती हूँ क्योंकि आजकल सभी लोग हिंदी और अंग्रेज़ी इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं।
तो मेंटेनेंस राशन, असल में ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए जो राशन है या जो आहार है उसी को हम निर्वाह आहार या फिर मेंटेनेंस राशन कहते हैं। यानी कि यदि आपका पशु दूध दे या ना दे, फिर भी आपको कुछ एक ऐसा आहार है जो आपके पशुओं को ज़रूरत होती है, जिसकी आपको उसे देना चाहिए, तो उसे कहेंगे निर्वाह आहार यानी कि मेंटेनेंस राशन। दूसरा होता है उत्पादकता के बेसिस पे हम आहार का डिसीजन लेते हैं कि हमें उसको कितना आहार देना है, कब देना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि यदि कोई जानवर दूध नहीं दे रहा तो हम उसे दिन में 1 से 1.5 किलो तक दाना देते हैं, वो ज़रूरी है। और उसी तरह से यदि कोई जानवर दूध दे रहा है तो 10 किलो दूध तक आप उसे दिन में 2.5 किलो तक दाना देंगे। लेकिन अगर उसका दूध 10 किलो से ज़्यादा है तो प्रत्येक 2.5 किलो दूध पे आप 1 किलो दाना बढ़ा दीजिएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं भैंसों में, तो उसमें यदि 10 किलो से ज़्यादा दूध है तो आप प्रत्येक 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना बढ़ा सकते हैं। आपको फिर यहाँ पर रोकूंगा, जब हम दाने की बात करते हैं तो दाने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जी, दाने में आप दे सकते हैं जैसे जौ हो गया, आप दे सकते हैं मक्का, आप गेहूं दे सकते हैं। इस तरह से जितना भी मोटा अनाज है या अनाज घर में जो कि आम तौर पे घर पे किसानों के पाया ही जाता है, उसे दाना कहते हैं। और इसका एक दाना मिश्रण भी बनता है, बाजार में मिल जाता है। हाँ जी, नहीं, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, उसके बारे में मैं किसानों को आगे बताऊंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि चारा और दाना, तो जो दाना है वो 1/3 और चारा है वो 2/3। फिर चारा 2 भागों में डिवाइड होगा, एक है हरा चारा और एक है सूखा चारा। तो इसमें जो हम हरा चारा है वो हम देते हैं 2/3 और सूखा चारा 1/3। अब जब जो हरा चारा है उसे भी हम फिर फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो है दलहनी चारा, हरा चारा, वो होगा आपका 1/4 और दूसरा होगा जो अदलहनीय चारा है वो होगा 3/4। तो इस तरह से हम पूरा जो है वो तैयार करते हैं। पर जैसे आपने कहा कि किसानों को इतना उसमें नहीं जाना पड़ता है डिटेल में, तो मैं इसे ऐसे समझाना चाहूँगी कि यदि किसी जानवर का वज़न 100 किलो है, जैसे 100 किलो नहीं होता है, 250, 300, 400 होता है, पर मैं 100 किलो के हिसाब से बता देती हूँ। तो उसे मोटे मोटे हिसाब से मैं बताऊँ तो दिन में कम से कम 5 किलो हरा चारा और 1 किलो सूखा चारा चाहिए होता है। और अभी इसी हिसाब से हम अगर बात कर लें कि अगर कोई जानवर 400 किलो का है तो उसे 20 किलो हरा चारा और 4 किलो सूखा चारा चाहिए होता है। जो पशुओं का चारा है और जो संतुलित आहार है उसके बारे में मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगी कि उसे आप सेम टाइम पर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतुलित आहार अगर सेम टाइम पे दिया जाए, एक सेम पीरियड बना रहे, तो वो पशु के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब मैं बात करूँगी इसी के साथ पानी के बारे में। तो जो पानी है वो आप अपने पशुओं को खुला साफ़ सुथरा पानी पूरा दिन भर उपलब्ध कराएं। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में एडलिप वाटर कहते हैं, मतलब उसकी इच्छा अनुसार उसको पानी मिलता रहे। इसको मैं ऐसे भी बताना चाहूँगी कि जो पशु है उस पे 70% जो पशु का शरीर है पानी से ही बना होता है ना, या 10% उसका जो बॉडी का मतलब वो है वेट है वो पानी ही होता है। तो इस हिसाब से जब हम दूध की भी बात करते हैं तो 1 लीटर दूध के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और यदि पशु दूध ना दे रहा हो तो भी उसको दिन में 30 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ब्रिज, थोड़ा सा मेरे मन में अब एक और प्रश्न यहाँ पर जिज्ञासा मुझे हो रही है। जैसा कि आपने ये कहा है कि जो दुधारू पशु हैं उन्हें ज़्यादा संतुलित आहार चाहिए, उन्हें ज़्यादा फीड चाहिए है, जो दूध नहीं दे रहा है उसे थोड़ा सा कम चाहिए है। अब बच्चा तो बच्चा है, बड़ा तो बड़ा है, उसे भी संतुलित आहार चाहिए, चाहे छोटा है या बड़ा है। तो सेम फैक्टर जानवरों में भी रहता है कि जानवर में अगर वो दूध नहीं आपको दे रहा है, छोटा बछड़ी है या फिर छोटी भैंस की बच्ची है, तो उसे कितना कर हम आहार, संतुलित आहार दे सकते हैं, उसमें फीड क्या क्या होनी चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि जानवर छोटा है यानी कि वो एक बार भी नहीं सूआ है, जिसे कि आप हीफर भी कहते हैं, तो उस केस में आप थोड़ा सा जो फीड है उसे कम किया जा सकता है। जैसे कि उसके वज़न के हिसाब से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब मैं इसी के साथ आपको एक और बात भी बताना चाहूँगी कि आपने मेरे से पशुओं के आहार के बारे में ये तो पूछा कि वो कैसे बन रहा है और आपने फीड की भी बात की। तो फीड जो है मेरे किसान भाई बहन वो घर पे भी बना सकते हैं, जो कि बाज़ार में उपलब्ध होती है।
बाज़ार में जो फीड आती है उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ फीड में जो कि थोड़ी घटिया किस्म की होती है उसमें मिलावट भी पाई जाती है, पर भी मिलती है, और जी थोड़े महंगे दाम पे भी मिलती है। तो ऐसी फीड को आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से संतुलित होगी। ये हमारे पशुपालकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो जो फीड है वो बना सकते हैं। जी तो आप घर पर ही वो पशुओं की फीड को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा और छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ साथ नोट भी करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको खल, कोई भी खल आप 2-3 तरह के खलों को लेकर उनको मिक्स कर कर रख सकते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप सरसों की खल ले रहे हैं तो 15 किलो से ज़्यादा उसे ना इस्तेमाल करें। तो आपने टोटल खल जो लेनी है 30 किलो लेनी है। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ये 100 किलो फीड बनाने के लिए है। तो यदि आपने 30 किलो खल ली है तो 15 किलो से ज़्यादा आप उसमें सरसों के खल को ना मिलाएं और 2-3 तरह की खलों को मिक्स कर लें। अब आपने खल ले ली, इसके बाद आप लेंगे चोकर। चोकर भी आप 30 किलो लेंगे और अलग अलग तरह का चोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 टाइप का होगा तो ज़्यादा वैरायटी हो जाती है। और इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे 30 किलो दाना। दाने में आप मक्का ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है घर में आप उसको इस्तेमाल करके 30 किलो ले सकते हैं। अब तो बात हो गई ये 90 किलो। अब जो बाकी 10 किलो रह गया उसमें आप 7 किलो गुड़ लेंगे, 1 किलो आप आयोडीन युक्त नमक लेंगे और जो 2 पैकेट है यानी 2 किलो आप डालेंगे उसमें खनिज मिश्रण। इस तरह से जब आप सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो आपके पास घर पर ही बाज़ार जैसी फीड तैयार हो जाएगी और आपके पशुओं को कहीं बाहर से लेके आपको उसे नहीं देना पड़ेगा। आपके खर्चे में भी कमी आएगी और पशुओं की उत्पादकता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरा निवेदन एक और ये रहेगा कि जब भी आप अपनी ऐसी कोई फीड बनाएं तो कोशिश करें कि 15 दिन की ही बनाएं। 15 दिन के बाद फिर उसको फ्रेश फिर से बनाएं, क्योंकि फीड में एक दिक्कत पाई जाती है अफ्लाटॉक्सिकोसिस की। कई बार फीड बड़े ज़्यादा दिनों तक रहे तो उसमें फंगस लग जाती है या फफूंदी लग जाती है। तो उसके बचाव के लिए आप यही करें कि यदि आप घर पे फीड बना रहे हैं तो 15-15 दिन के बैच में आप फीड को बनाएं। अच्छा, मैंने कहीं पशु चॉकलेट के बारे में भी सुना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि पशु चॉकलेट क्या होता है ये। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन का एक डिपार्टमेंट है। उन लोगों ने एक पशु चॉकलेट का निर्माण किया है। असल में पशु चॉकलेट और कुछ नहीं, यूरिया, शीरा, खनिज, विटामिन ए और डी युक्त एक ईंट है जिसको ईंट का आकार दिया गया है। यह एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव फीड का सोर्स है। मतलब कि ये आप यदि अपने जानवरों को देते हैं तो उससे आपके जानवरों की दूध की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उसकी सेहत में वृद्धि होती है और उसमें कई तरह की जो प्रजनन संबंधित समस्याएं पहले आ रही थी वो नहीं आती हैं। तो इसको आपको इस हिसाब से देना है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई किसी चीज़ की, किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक टॉनिक प्रिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं कि आपने इतनी इतनी डोज में देना है। उसी तरह से इस ईंट का भी हिसाब है। इसे आपको अपने पशुओं को 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को चटाना है। आपने कोशिश करनी है कि उसमें पानी ना लगे, क्योंकि यदि पानी लगेगा तो उसके ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। किसान भाई बहनों को एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो पशु चॉकलेट है या ईंट है, इसे आप अपने 6 महीने से ऊपर के जानवरों को ही दें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए सूटेबल है। और उसके अलावा एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो पशु चॉकलेट है, इसे चॉकलेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से, जैसे मैंने बताया, इसमें खनिज है, विटामिन ए है, डी है, फूड ग्रेड का यूरिया है, शीरा जिसे कि आम भाषा में किसान गच्चल भी कहते हैं, वो भी इसमें उपस्थित है। तो इन वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और स्वास्थ्यवर्धक है। एक ईंट जो है वो आपकी कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता चल पड़ती है और यदि हमारे पशुपालक 2 से 3 ईंटें लें तो कम से कम 1 महीना आराम से उनका पशु इसका सेवन कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसका उत्तर आपसे। साइलेज, साइलेज जिसे कि घास के अचार के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे पशुपालकों को आप बताएं। जी, तो साइलेज जिसे कि घास का अचार भी कहते हैं, ये उस चीज़ को कहा जाता है जब आपने देखा होगा कि साल भर, वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता। कुछ एक ऐसे महीने हैं जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, जून, दिसंबर और मार्च अप्रैल, हाँ जी, इसमें अचारा कम रहता है जी। हरा चारा। तो जब हरा चारा कम हो या उसकी अनुपलब्धता हो तो उस टाइम हम इस साइलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में साइलेज एक घास का अचार होता है। इसके लिए आप
जो आपका मक्का है उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूरे मक्के के पौधे का, वो भी दुधिया स्टेज पे। अब मैं दुधिया स्टेज इसलिए अपने किसान भाई बहनों को समझा रही हूँ क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे तो हम कहते हैं कि 65 से 70% उसमें जल या पानी होना चाहिए, लेकिन वो किसान जाके कैसे नापेगा खेतों में। तो इसलिए जब वो मक्का दुधिया स्टेज पे हो तो आपने वैसा मक्का ले लेना है। उसके बाद आप उसको 1 से 2 इंच तक छोटा छोटा कुतरा कर लें और उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से आप उसको साइलेजमेंट बना सकते हैं। जैसे कि एक मेथड होता है पिट्स में डाल के बनाना। अभी जो मैं अपने किसान भाई बहनों को बताऊंगी वो बताऊंगी कि ड्रम में आपने कैसे साइलेज बनानी है। तो आप क्या करें कि जब आपने वो कुतरा करके रख लिया तो अब मैं 100 किलो के हिसाब से आपको बताऊंगी कि यदि आपके पास 100 किलो वैसा मक्का कुतरा हुआ है, उसमें आप चाहें तो बाजरा नेपियर हाइब्रिड का जो घास है वो भी थोड़ा कुतर कर डाल सकते हैं। वैसे में आप 4 किलो तक गुड़ डालें या शीरा डालें, शीरा नहीं डाल सकते तो गुड़ डाल दें। उसके बाद आप उसमें 300 ग्राम तक फूड ग्रेड का यूरिया डालें। अब किसान भाई बहन सोच रहे होंगे कि हम कैसे दुकान जाएंगे यूरिया लेंगे फूड ग्रेड का, तो आप उसके बिना भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा खनिज मिश्रण डाल दें और हो सके तो नमक की, आयोडीन वाले नमक की एक थैली और गुड़ डाल के भी, यदि दुधिया स्टेज पे वो मक्का होगा तो वैसे भी साइलेज बन जाएगी। तो जब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, उसके बाद आजकल आपने देखा होगा नीले रंग के ड्रम बड़े सारे उपलब्ध हैं जो एयर टाइट होते हैं, वैसा आप एक ड्रम ले लीजिए। उसमें आप परत दर परत उस साइलेज को भरना शुरू कर दीजिए, उस घास को भरना शुरू कर दीजिए। पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें हवा ना जाए, मतलब उसमें से हवा निकाल के उसको दबा दबा के आपने भरना है परत दर परत। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि घास का अचार, हम सभी ने घर पे अचार खाया है। हम अचार के डिब्बे को अचार निकालते ही एकदम से बंद कर देते हैं और कारण यही है कि हवा लग जाएगी तो खराब हो जाएगा। वैसा ही इसमें भी है। असल में इसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन करके एक प्रोसेस होती है, उससे ये साइलेज तैयार होता है, मतलब हवा के बिना। तो जब आपने परत दर परत उसको टॉप तक भर दिया तो उसके बाद आप चाहें तो डंडे से भी उसको दबा के और बिल्कुल समतल कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या करें, प्लास्टिक की एक पन्नी उसके ऊपर रखें और उसके बाद ढक्कन लगा के एयर टाइट करके उसको 2 महीनों के लिए बंद कर कर रख दें। 2 महीने के बाद जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो आपका साइलेज तैयार होगा। पर आप यही ध्यान रखें कि थोड़ा सा निकालें और थोड़ा सा निकाल के फिर उसको दें। अब आप कैसे पहचानेंगे कि साइलेज बन गया है? तो जो घास पहले हरा था उसका रंग हल्का सा पीला सा हो गया होगा और उससे एक गंध आना शुरू हो गई होगी, जिससे कि साइलेज तैयार हो गया होता है। साथ में मेरे पशुपालकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि ऐसा मत करें कि अगर वो अचार जैसे हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं वैसे ही साइलेज भी थोड़ा थोड़ा खिलाएं, सूखे में मिक्स करके, क्योंकि यदि आप एक साथ खिलाएंगे तो पशु को पचेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको स्वाद लगे, जैसे हमें कोई चीज़ स्वाद लगती है, अचार स्वाद लगता है तो हम एकदम से ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ भी आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। एक संतुलित चीज़ ही हमें खानी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे पशुपालकों को दे रही है और मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसके मैनेजमेंट के बारे में बताएं, संतुलित आहार के जो प्रबंधन है इसके बारे में क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या सावधानियां नहीं रखनी चाहिए? जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसको इस तरह से बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने पशुपालकों को संतुलित आहार देते हैं तो उनकी आयु, गर्भ, उसका ध्यान रखें कि हाँ उनका कहीं वो गर्भ धारण तो नहीं किया हुआ है पशु ने, या फिर उनकी क्या दूध की उत्पादकता है, उनका शारीरिक वज़न कितना है। इन सब चीज़ों को, इन पहलुओं को आप ध्यान रखेंगे तो आप संतुलित आहार अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप अपनी जो फीड है या आहार है उसे आप 15 दिन के फ्रेश बैच में बनाएं, नहीं तो फफूंदी लग सकती है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊंगी साइलेज के बारे में कि जो साइलेज है उसे आप दूध निकालने के बाद दें, क्योंकि उसमें एक गंध होती है जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे नहीं तो दूध में भी गंध आ सकती है और ज़रूरी नहीं सब वैसा दूध पीना पसंद करें। बहुत समस्या आती है कई बार जब हमारे घरों में भी हमें दूध लेके आते हैं हमारे किसान भाई, जो अपने गाय का दूध है या भैंस का दूध है, कई बार उसमें से अलग सी गंध आती है, तो हम कहते हैं आज इसमें बहुत गंध आ रही है, तो वो कहते हैं कि शायद चारे में कोई समस्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि जो चारा है वो भी मतलब उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्या होता है कई बार कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया होता है,
तो वैसे स्प्रे वाले चारे को आप ना लेके आएँ, या फिर उसको 15 दिन का रेस्ट दें, उधर से आप चारा ना काटें उस वाले खेत से, उसके बाद आप उसको लाके फिर उसको खिलाएं। कई बार उससे भी दिक्कत आती है। दूसरी, कोई चारा उनका एकदम से बदला होता है सीज़न के हिसाब से, तब भी गंध आती है। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, साइलेज या कोई और चीज़ उन्होंने दूध दूते या वैसे दे दी, तो उससे भी फिर, या दूध दूने से पहले दे दी तो फिर उससे गंध आ जाती है। तो ये कुछ कारण है। और कई बार पशुपालक क्या करते हैं, ये भी मेरा एक निवेदन रहेगा इस मंच के माध्यम से, कि जब आप अपने जानवरों का, पशुओं का इलाज करवाते हैं, तो कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ये डिमांड करती हैं कि आप कुछ दिनों तक उस दूध को ग्रहण ना करें। डॉक्टर वनिता, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 30 सेकंड के अंदर कि यदि आप हमारे पशुपालकों को कोई संदेश देना चाहती हैं तो वो संदेश क्या होगा? जी, तो मेरा यहाँ के जो पशुपालक हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, उनको यही संदेश रहेगा कि आप अपने पशुओं को संतुलित आहार का सेवन करवाएं। आपको जहाँ पर भी लगता है कि कुछ कमी आ रही है या आपको वैज्ञानिक तरीके से नहीं पता चल रहा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र आएँ या फिर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाएँ, और आपके हित के लिए, आपके पशुओं की अधिक उत्पादकता के लिए, 2 ब्यांत में जो दर है उसको कम करने के लिए, 1 ब्यांत में अधिक उत्पादकता के लिए, इस चीज़ों का, इन सभी जो हमने सुझाव दिए या जो बातें कही, उनको आप फ़ायदा उठाएंगे, उनसे लाभान्वित होंगे और हमें विज़िट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। डॉक्टर वनिता, इसी नोट पर आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज आपने हमारे पशुपालकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से जो संतुलित आहार है होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार।